Welcome to my channel everyone. So in this video we will discuss about the next topic of this chapter life processes from class 10th NCERT that is hemodialysis. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बात कर चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हमने पूरा समझा था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था यूरिन फॉर्मेशन के बारे में कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब ये लास्ट टॉपिक बचा है दैट इज द हीमोडायलिसिस। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारी बॉडी में किडनी जो है वो अपना काम कर रही है। ठीक है, किडनी जो है उसका काम कर रही है और वो काम क्या है कि हमारे ब्लड में से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव आउट कर देना। ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी। ये हमारी किडनी का काम होता है। ठीक है, अब जो ये सब्सटेंस को रिलीज आउट करती है वो ही हमारी यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, रिमूव आउट हो जाती है। ठीक है, बट क्या होता है कभी कभी कि हमारी जो किडनी है, जो हमारी नॉर्मल किडनी है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। ठीक है, उसका जो प्रॉपर काम है वो नहीं कर पाती है ड्यू टू सम रीजंस। बहुत सारे रीजंस है इसके लिए। तो जो किडनी है ना वो अपना काम करना कब बंद कर देती है और इसकी वजह से हमें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत कब पड़ती है, तो अब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत कब पड़ेगी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप देखिए कि जो हमारी नॉर्मल किडनी है उस नॉर्मल किडनी में हो सकता है कुछ इंजरी आ गई हो, है ना, कुछ चोट वगैरह लग गई हो, या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया हो। इन्फेक्शन किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो सकता है, वायरस की एंट्री हो गई हो या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। कोई भी इन्फेक्शन अगर आपकी किडनी में हो रहा है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी किडनी की जो सेल्स है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। क्लियर। दूसरा रीजन ये है ड्यू टू सम एक्सीडेंट, हो सकता है कि जो किडनी है उसमें इंजरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो अंदर से। ठीक है, जिसकी वजह से भी आपकी जो किडनी की यूनिट्स है, किडनी की जो नेफ्रॉन्स है वो प्रॉपर काम को नहीं करेंगी। ठीक है, और रीजन क्या हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी किडनी में जो प्रॉपर ब्लड है ना उसका फ्लो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपकी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स के अंदर जब ब्लड का फ्लो होता है ना तो वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, वो रुक रहा है। ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन वो रुक रहा है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड है उसमें से जो सब्सटेंसेस हैं, आपके ब्लड में जो सब्सटेंसेस हैं, जो हार्मफुल वेस्ट है वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी नॉर्मल किडनी क्या होती है, काम करना बंद कर देती है। क्लियर। अब जब किडनी काम नहीं करेगी तो क्या होगा, तो जो भी आपका वेस्ट है, जितना भी आपका वेस्ट है आपकी जो ब्लड में है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपका ब्लड में ही बना रहेगा। ठीक है, तो जो भी वेस्ट आपका ब्लड में बना रहेगा तो उससे क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड वेसल्स में है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड में बढ़ जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। अब ये ब्लड प्रेशर क्या है, ये जो बीपी है ना इसकी वजह से ये डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब हार्ट को इनडायरेक्टली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ये आपके हार्ट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। क्या, आपकी किडनी का एबनॉर्मल जो फंक्शन है, आई मीन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाना, ये आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से इवन एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि जो किडनी है ना, किडनी का जो काम है उसको फिल्टर आउट करना, वो फिल्टर नहीं होगा तो क्या होगा, जो भी वेस्ट है आपके ब्लड में ही बना रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने से क्या बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से, और हमें पता है हार्ट मेन सेंटर है, अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्लियर। जब आपकी किडनी है प्रॉपर काम नहीं कर रही है तो अब हम क्या करेंगे, हमें तो बॉडी के ब्लड से रिमूव आउट करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पर्सन की जान बचानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई ऑल्टरनेट सोचेंगे इसके लिए। तो ये ऑल्टरनेट जो है ना वो आपका आर्टिफिशियल किडनी ही होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल किडनी, ये कोई किडनी नहीं है, ये एक यूनिट है, ये पूरा सिस्टम है। ठीक है, एक मशीन होती है और वो मशीन जो है आपकी आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करती है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं हो ना कि आर्टिफिशियल अगर किडनी मैं बोल रही हूँ तो आर्टिफिशियल किडनी मतलब ये नहीं है कि कोई नकली किडनी बनाई है किसी ह्यूमन ने और हम उससे क्या कर रहे हैं, वो
यूज कर रहा है, हमारी बॉडी यूज कर रही नहीं। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, ये एक मशीन है, एक यूनिट है, एक डिवाइस है जिसमें आपका ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक है, कैसे फिल्टर करेंगे वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यह पॉइंट्स देखिए, infection injuries restricted blood flow to the kidney reduce normal activity of the kidneys, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज this leads to the accumulation of poisonous waste in the body which can lead to even death also। ठीक है, ऑब्वियसली सब्सटेंस इकट्ठे होंगे तो जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर ये वेस्ट इकट्ठा हुआ ना तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है ना वो बिगड़ जाती है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग बिगड़ी तो जिसकी वजह से क्या है, जो भी आपकी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है वो कंट्रोल सिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जब किडनी फेल होती है ना तो आप देखना कि जो भी पेशेंट सफर कर रहा है इस प्रॉब्लम से, अगर उसकी किडनी खराब होती जा रही है जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि पैरालाइसिस भी हो जाता है, उसकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी जो पार्ट है वो पैरालाइज हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम वेस्ट इकट्ठा हुआ और ये क्या करता है, ये कहीं भी डिपॉजिट हो सकता है, कहीं भी एक्यूमुलेट हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम की कंट्रोलिंग बिगड़ जाती है, और नर्वस सिस्टम की कंट्रोलिंग एक बार बिगड़ी मतलब आपके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का जो काम करने का जो एक कंट्रोल, जो कोऑर्डिनेटेड मैनर है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज किडनी फेलियर कैन बी मैनेज्ड बाय द आर्टिफिशियल किडनी। अभी हमने देखी किडनी का फेल हुआ तो हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियल किडनी यूज की। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो अब हम देखेंगे कि जो डायलिसिस है ना हम कब यूज करते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट करने वाला है कि अगर कोई पेशेंट है और उसका एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कहीं और पार्ट में उसको इंजरी हो गई है और किडनी में भी हो गई है जिसकी वजह से किडनी काम नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ दिन के लिए जब तक हम उसकी बॉडी को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी बॉडी को हील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस यूज करेंगे, है ना। मतलब जो पेशेंट है उसकी किडनी इंजर्ड हो गई है तो उस पर्टिकुलर टाइम में तब तक उसकी किडनी हील होगी, सही रहेगी, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डायलिसिस को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब इंजरी के समय या फिर इन्फेक्शन के समय। अब देखो किसी की किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि वो इन्फेक्शन लाइफ टाइम तक रहेगा। ठीक है, नहीं रहेगा। हो सकता है कि ऑपरेशंस के थ्रू उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड जो पार्ट है उसको हमने सही कर दिया, है ना। तो जब तक पेशेंट क्या रहेगा, हॉस्पिटल में तो रहेगा ना, तो उस कंडीशन में जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में है तब तक किडनी में जो ब्लड का है काम वो हम हीमोडायलिसिस के थ्रू करते हैं, वो आउटसाइड से फिल्टरिंग करते हैं और कुछ दिन में जब तक उसका किडनी का इन्फेक्शन चला जाएगा उसके बाद उसकी किडनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगेगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है, अगर पेशेंट जो है और वो पेशेंट की दोनों किडनी ही नहीं है, दोनों किडनी नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ट्रांसप्लांट मतलब अगर हमें कोई डोनर मिल गया है और डोनर और जो रेसिपिएंट है दोनों की किडनी की जो टिश्यूज है वो मैच कर रही है, तब हमें क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। मतलब जो किडनी है डोनर से लेके हम इस जो रेसिपिएंट पेशेंट है, जो लेने वाला है, उसकी बॉडी में किडनी को हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अब ये किडनी लगाएंगे कहाँ, तो जो किडनी है ना वो यूरेटर के पास भी लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर यूरेटर से थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं हम। क्लियर। तो इस तरीके से किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट में। ठीक है, तो ये इस बारे में था। अब हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल जो किडनी है ये काम कैसे करती है और ये किस तरीके की मशीन होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल किडनी, इसे हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस मतलब एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ब्लड से जो वेस्ट सब्सटेंस है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वेस्ट सब्सटेंस जो हमारे ब्लड में अवेलेबल है उसको ब्लड से रिमूव आउट कर रहे हैं बाहर। ठीक है, बाय अ प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज अ डायलिसिस। वही आपका प्रोसेस डायलिसिस होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, व्हाट इज डायलिसिस। सो डायलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच वी रिमूव आउट द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, थ्रू अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज अ डायलिसिस। क्लियर। अब हीमोडायलिसिस है तो ऑब्वियसली हीमो मतलब ब्लड होता है और डायलिसिस मतलब रिमूव कर रहे हैं, तो हम ब्लड से रिमूव कर रहे हैं, इसलिए हमने नेम दे दिया यहाँ पे हीमोडायलिसिस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी। तो आर्टिफिशियल किडनी इज यूज्ड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। क्लियर।
अब ये जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे रिमूव हो रहा है, ये डायलिसिस है। पूरी जो यूनिट है ये आपकी आर्टिफिशियल किडनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्पेशल फिल्टर यूज्ड इन डायलिसिस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमिएबल लाइनिंग। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको पूरा एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको ट्यूब्स दिख रही होंगी। ये ट्यूब, सेकंड ट्यूब, थर्ड ट्यूब, फोर्थ, ये पूरे ट्यूब्स हैं। ये वाली, ये पूरी ट्यूब्स हैं। क्लियर। ये जो ट्यूब्स हैं, इनके जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये लाइनिंग, ये ब्लैक लाइनिंग जो आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग कैसी है? ये सेमी परमिएबल है। कैसी है? दिस इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब दिस इज परमिएबल, मतलब दिस membrane, the lining of the tube is semi permeable, means this lining will permit some of the things, some of the substances to move out of the blood tube, ठीक है, to move out of the blood tube into the dialysing solution, into the dialysing solution। अब dialysing solution कहाँ है? तो आपको ये दिख रहा है, this, ये जो पूरा स्पेस है, तो आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है, ये अभी मैंने डॉट्स बनाए, ये ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में क्या क्या होता है? इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में आपके इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस रहेंगे। इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस मतलब कि इसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के लिए जरूरी हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे इस ब्लड में ट्रांसफर कर रहे हैं। मतलब डायलिसिंग सॉल्यूशन में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें हम ब्लड में ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि वो बॉडी के लिए यूजफुल है, अच्छे हैं, ठीक है। तो ये डायलिसिंग सॉल्यूशन है, ये हम बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कंटेनर देख रहे हैं, ये फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है, यहाँ से ये ट्रांसफर किया जा रहा है इस ट्यूब के थ्रू। उसके बाद ये आपको ट्यूब्स दिख रही हैं, ये ट्यूब्स मैंने बताया सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल इसलिए ताकि जो भी सब्सटेंस है, वेस्ट है, वो वहां से बाहर निकल पाए और इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में चला जाए, मूव कर सके, ठीक है। और यहाँ पे आप एक ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या है? यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन है। मतलब आपका जो ब्लड है ना, जब ब्लड इससे पास हो रहा है, तो ब्लड जब धीरे धीरे पास होता है, तो इस ब्लड से डायलिसिंग सॉल्यूशन की तरफ, ब्लड से यहां की तरफ आपका वेस्ट ट्रांसफर हो रहा है, और कहाँ जा रहा है? आपके डायलिसिंग सॉल्यूशन में जा रहा है। क्लियर? ये डायलिसिंग सॉल्यूशन में जा रहा है आपका वेस्ट, कहां से? आपके ब्लड से, ठीक है। और ये जो यूज्ड है, मतलब जब वेस्ट इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा, तो ये डायलिसिंग सॉल्यूशन यहां से इस ट्यूब के थ्रू नेक्स्ट एक कंटेनर है, इसमें स्टोर किया जा रहा है। तो दिस इज यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट एंड यूरिया, जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है, और इन्हीं चीजों को हम निकालना चाह रहे थे हमारे ब्लड से, ताकि ये दोनों चीजें, जो एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस यूरिया है, हमारे ब्लड में एक्युमुलेट ना हो। बिकॉज दिस एक्सेस सॉल्ट एंड एक्सेस यूरिया, इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम विद इन द ब्लड वेसल्स एंड इनडायरेक्टली इट इज अफेक्टिंग अवर हार्ट ऑल्सो। क्लियर? उसके बाद आप देखिए, ये हैंड है, हैंड से हमने 2 ट्यूब्स कनेक्ट की हैं, ठीक है। तो आप ये वाली जो ट्यूब देख रहे हैं, ये वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है ना, ये वाली आपकी आर्टरी से कनेक्टेड है। दिस इज कनेक्टेड विद द आर्टरी, मतलब जो आर्टरी से ये कनेक्टेड है ना, ये ट्यूब आपको दिख रही है, ये ट्यूब आपकी आर्टरी से कनेक्टेड है, और वही आर्टरी का नेम है ब्रैकियल आर्टरी। क्लियर? उसके बाद जो दूसरी ट्यूब आप देख रहे हैं, ये आपकी वेन से कनेक्टेड है। दिस ट्यूब इज कनेक्टेड विद द वेन, ये वेन से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो, यहां से ब्लड आ रहा है आपका, आर्टरी से आ रहा है, तो आर्टरी में कैसा ब्लड है आपका? मिक्स्ड ब्लड है, मतलब ब्लड जिसमें वेस्ट भी है आपका है। क्लियर? तो यहां से आ रहा है, मूव कर रहा है, जैसे ये ट्यूब्स के थ्रू मूव करेगा, तो जो प्रेशर है, प्रेशर मतलब पहले जो आपके डायलिसिंग सॉल्यूशन में जो प्रेशर था वो सेम था। क्लियर? सेम प्रेशर था, जिसकी वजह से आपके ट्यूब्स में जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा, तो इसमें से वेस्ट सब्सटेंस आपके डायलिसिंग सॉल्यूशन में चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। डायलिसिंग सॉल्यूशन जब यहाँ से मूव करेगा, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, और जैसे ये धीरे धीरे निकलेगा, जो फ्रेश सॉल्यूशन है यहाँ से डाला जा रहा है, तो इस साइड से फ्रेश सॉल्यूशन आ रहा है, यहाँ से यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर जब आपका ब्लड फिल्टर हो जा रहा है, तो इस ट्यूब के थ्रू वेन से कनेक्टेड है, फिर वेन से ये चला जाएगा आपके हार्ट में, फिर ये पंप किया जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, देन इट विल कम इनटू द आर्टरी, फिर उसके बाद आएगा आपके आर्टरी में, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉइंट्स।
तो स्पेशल फिल्टर यूज्ड इन डायलिसिस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्यूब्स ओके विद द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस पेशेंट्स ब्लड इज पास्ड थ्रू दीज ट्यूब्स. ठीक है, पेशेंट का ब्लड पास किया जा रहा है, हमें पता है. नेक्स्ट पॉइंट, एज द ब्लड पासेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड मूव इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन. ठीक है, डिफ्यूजन से ये मूव कर रहा है कहां से कहां तक, आपके ब्लड से डायलिसिंग सॉल्यूशन में आपका वेस्ट सब्सटेंस निकल के जा रहा है. एंड कैसे जा रहा है, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से मूव कर रहा है. Next point, then purified blood is pumped back into the patient's body. Then the purified blood is pumped into the patient's body through this pipe which is connected with the vein. ये vein से connected है. Next point, the dialysis unit allows the blood to run along one side of a cellophane membrane and dialysing fluid in opposite direction. मतलब अगर आपका जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आपका जो डायलिसिस सॉल्यूशन है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है डायलिसिस फ्लूइड आपका. ठीक है, तो ये इस यूनिट में ऐसा होता है. अब ये जो था आपका आर्टिफिशियल किडनी का पूरा प्रोसेस था. इसके बाद आपको ये चीज समझनी है कि नॉर्मल किडनी और आर्टिफिशियल किडनी में डिफरेंस क्या है. ठीक है, अंतर क्या है. तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ. प्रीवियस लेक्चर में मैंने गलती से आपको ये बता दिया था कि बोमेन्स कैप्सूल एक्ट एज अ फिल्टर. ठीक है, तो ये फ्लो में निकल गया था जल्दी से. मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो फिल्टर है वो फिल्टर आपका ग्लोमेरुलस रहेगा. ठीक है, जो ग्लोमेरुलस है वो एक्ट करता है एज अ फिल्टर की तरह एक्ट करता है. और जो आपका बोमेन्स कैप्सूल है वो कलेक्ट करने का काम करेगा फिल्ट्रेट को. ठीक है, तो ये मेरी गलती थी, मैं इसे करेक्ट करना चाह रही हूँ, तो आप ये ध्यान दीजिएगा. तो क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल किडनी में आपका फिल्ट्रेशन होने के बाद उसका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है आपके रीनल टिब्यूल में. ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन होता है. बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको रीएब्जॉर्प्शन जैसा कोई भी प्रोसेस नहीं दिखेगा यहाँ पे, है ना. मतलब आर्टिफिशियल किडनी में एक बार ही निकल के जा रहा है आपका पूरा ब्लड. ठीक है, इसमें रीएब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल किडनी एंड द आर्टिफिशियल किडनी, दैट आर्टिफिशियल किडनी डज नॉट अलाउ द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लड. ठीक है, बट द नॉर्मल किडनी इट अलाउज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लड इन द रीनल टिब्यूल. ठीक है, ये रीनल टिब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन करता है आपका नॉर्मल किडनी. एक और चीज यहाँ पे है कि जब नॉर्मल किडनी ब्लड को फिल्टर कर रही थी तो आपको मैंने बताया था कि वहां पे लगभग 180 लीटर्स जो ब्लड है ना वो फिल्टर किया जा रहा था एक दिन में, है ना. एक दिन में इतना ब्लड आपका फिल्टर हो रहा था. बट इतना होने के बाद यूरिन कितनी बनती है, यूरिन बनती है 1 लीटर या फिर 1.8 लीटर्स, इतनी यूरिन बन रही है. ठीक है, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी नॉर्मल किडनी में इतना फिल्टर करता है, इतना फिल्ट्रेट बनता है, बट उसमें से इतना लीटर्स यूरिन 1 से 1.8 लीटर्स यूरिन ही फॉर्म होती है नॉर्मल किडनी में. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. अब हम देखेंगे प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है. ठीक है, तो क्या हमारी बॉडी जैसा एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स में भी होता है? सो आंसर इज नो. प्लांट्स में ऐसा कोई भी प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, उनमें कोई भी प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं होंगे. ठीक है, जो कि ऐसा काम करेंगे जैसा हमारी बॉडी में काम चलता है. ठीक है, बट प्लांट्स में भी जो सब्सटेंसेस हैं इनमें भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उन प्रोसेसेस से बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंस फॉर्म होते हैं. ठीक है, बहुत सारे वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं. तो ये प्लांट्स भी उन वेस्ट सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं. ये क्या करते हैं, कहीं कहीं पे स्टोर कर देते हैं, उन्हें एक्युमुलेट कर लेते हैं कुछ पार्ट्स में, स्पेशल पार्ट्स हैं. तो ये क्या करते हैं, जो भी प्लांट्स हैं ये जितना भी वेस्ट सब्सटेंस है इनको कहीं कहीं पे स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, अपने प्लांट बॉडी से इन्हें बाहर रिमूव आउट कर देते हैं थ्रू सम मैकेनिज्म. इनका भी एक अलग प्रोसेस है. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये किस तरीके से प्लांट्स एक्सक्रीशन करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितना भी गैसियस वेस्ट है, मतलब जो भी प्लांट्स में वेस्ट है उसे मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, एक कैटेगरी है आपकी गैसियस वेस्ट. गैसियस वेस्ट में वो वेस्ट जो गैस की फॉर्म में रिमूव आउट होगा आपके प्लांट से. ठीक है, सेकेंड जो कैटेगरी है वो आपकी लिक्विड वेस्ट की है. लिक्विड वेस्ट मतलब कि जो भी आपका वेस्ट है वो लिक्विड फॉर्म में निकल के आएगा. ठीक है,
और थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज सॉलिड, कि ऐसा प्लांट का वेस्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, ये इजी रहेगा आपको लर्न करने के लिए भी, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक वेस्ट है और ये गैस है, ठीक है, प्लांट्स के लिए ये वेस्ट है। तो अब आप थोड़ा सा रिकॉल करिए कि CO2 फॉर्म कब होती है, ठीक। तो CO2 प्रोड्यूस कब होती है, तो CO2 तब फॉर्म होगी जब आपका फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर निकलता है। क्लियर? मतलब ये जो प्रोसेस है ये किस चीज से रिलेट कर रहा है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ठीक है। प्लांट्स में भी पूरे टाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहता है, बट रात में रेस्पिरेशन का रेट थोड़ा सा फास्ट होता है क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती रात में, इसलिए रेस्पिरेशन का जो रेट है वो रात में ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जो CO2 है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से प्लांट से, मतलब जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन है और CO2 निकल के आ जाती है प्लांट से बाहर। और ये कहां से निकलती है, तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन से निकलती है। हम बोल रहे हैं स्टोमेटा को एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्योंकि ये क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द प्लांट बॉडी, ठीक है। मतलब स्टोमेटा माइन्यूट पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स पे, ठीक है, इन स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है और यही एक्सचेंज के समय CO2 स्टोमेटा के थ्रू निकल के बाहर आ जाता है। और CO2 क्या है, इट इज अ वेस्ट, इट इज अ गैसियस वेस्ट फॉर प्लांट, ठीक है। सेकेंड है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी वेस्ट है, ठीक है। ऑक्सीजन कब बनता है, तो हमने देखा है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं दिन के समय, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, तब उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन वेस्ट है इसलिए ये भी निकल के बाहर आ जाती है ना। और ये कहां से निकलती है, ये भी निकलती है थ्रू द स्टोमेटा से निकल के बाहर आ जाएगी। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है लेंटिसेल्स, तो CO2 स्टोमेटा एज वेल एज लेंटिसेल्स से बाहर निकल के आती है। तो आप थोड़ा रिकॉल करिए, मैंने आपको बताया था कि लेंटिसेल्स क्या है, जो आपका स्टेम होता है, स्टेम में भी छोटे छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में, और उन्हीं को हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। और इनके थ्रू क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है वुडी स्टेम में, ठीक है, जहां पे लकड़ी ज्यादा अवेलेबल होती है। अब हम देखेंगे कि लिक्विड वेस्ट कैसे निकलता है। तो लिक्विड वेस्ट, एक तो पानी, जो वाटर वो खुद में लिक्विड है, ठीक है। तो एक्सेस वाटर, प्लांट्स में जब एक्सेस वाटर रहेगा तो ये वाटर ट्रांसपिरेट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में हमने देखा था कि जो भी एरियल पार्ट्स हैं आपके प्लांट्स के, ठीक है, तो उन एरियल पार्ट्स से, मतलब जो भी आपकी ब्रांचेस हैं, जो भी आपकी लीव्स हैं, उनसे जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर निकल के बाहर आ जाता है थ्रू द स्टोमेटा। नेक्स्ट इज रेजिन्स एंड गम्स। तो रेजिन्स एंड गम्स ये दोनों भी लिक्विड में कंसीडर किए जाते हैं। एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जो रेजिन्स एंड जो गम्स हैं ये निकलते तो लिक्विड फॉर्म में है, बट जब ये बाहर आते हैं ना तो इनका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। आई मीन दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फॉर्म व्हेन दीज आर एक्सपोज्ड टू एयर। जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो लिक्विड है ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपकी गम्स, जिसे हम गोंद बोलते हैं हिंदी में, कुछ गम्स जो होती हैं वो एडिबल भी होती हैं, ठीक है, कुछ खाने वाली भी गम्स होती हैं। उसके बाद जो रेजिन्स है, तो इस रेजिन्स भी क्या है, रेजिन्स भी गम्स के जैसे ही टेक्सचर होता है, इसका थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। और इस रेजिन्स को हम कहाँ यूज करते हैं, इस रेजिन्स को हम वार्निशेस करने में यूज करते हैं। अब वार्निशेस क्या होते हैं, तो वार्निशेस मतलब कि सपोज कोई लकड़ी है और उस लकड़ी को जब हम ऊपर एक ग्लेजिंग इफेक्ट देना चाहते हैं, ग्लेजिंग मतलब थोड़ा शाइनी अपीयरेंस देना चाहते हैं, तो वो शाइनी जो अपीयरेंस है वो इस रेजिन की पॉलिश करने से होता है, ठीक है। मतलब जो रेजिन है ना, इसके हम पॉलिश करते हैं, वुड्स पे, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स पे इसकी पॉलिशिंग करते हैं ताकि जो मटेरियल है उसमें ग्लेजिंग इफेक्ट आ जाए, उसमें थोड़ा सा शाइनी अपीयरेंस आ जाए। तो यही है, दिस इज यूज्ड इन वार्निशेस एंड एज अ ग्लेजिंग एजेंट। ग्लेजिंग मतलब होता है शाइन करना, तो ये ग्लेजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है आपका रेजिन्स, ठीक है। और ये तो गम्स है, गम्स को हम एडहेसिव के रूप में यूज करते हैं, चिपकाने के लिए यूज करते हैं। और अगर गम आपकी खाने लायक है तो वो एडिबल, खाने लायक भी रहती है, तो खाने में हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेटेक्स है। लेटेक्स क्या है, तो लेटेक्स ऑब्टेन किया जाता है रबर प्लांट से। जो रबर का प्लांट होता है, जो रबर्स होती है, रबर क्या है, ये नेचुरली फॉर्म होती है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं ये रबर को
फॉर्म करते हैं। और ये किस तरीके से फॉर्म होती है, मिल्की सब्सटेंस, मतलब जो रबर का प्लांट होता है ना, और उस रबर के प्लांट की जो स्टेम है, आपने अगर उसको कट किया, ठीक है, तो उसमें से मिल्की जैसा सब्सटेंस निकल के बाहर आ जाता है ना। और जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये ड्राई हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही आपका लेटेक्स है। और इसे हम रबर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। रबर के जितने भी आइटम्स बनाते हैं वो हम इसी लेटेक्स से बनाते हैं। लेटेक्स क्या है, लेटेक्स वही आपका मिल्की सब्सटेंस है जो हमें रबर प्लांट से मिलता है। रबर प्लांट से हम इसे ऑब्टेन करते हैं और इसे यूज किया जाता है टायर इंडस्ट्री में और इन मेकिंग रबर आइटम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है एसेंशियल ऑयल्स। तो एसेंशियल ऑयल्स ये भी लिक्विड में ही हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ऑयल क्या है, ये भी फ्लूइड नेचर होता है इसका। ठीक है, तो एसेंशियल ऑयल्स मतलब हमने देखा है बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्यों बोला है, क्योंकि ये एक्चुअली जो ऑयल्स है ना, इनका अमाउंट बहुत कम होता है। जब ये प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं तो इनका अमाउंट बहुत कम अमाउंट में ये हमें मिलते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इनका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होता है और ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द लेस क्वांटिटी, कम अमाउंट के कारण। आपने क्लोव ऑयल देखा होगा, क्लोव ऑयल जो लौंग का तेल होता है वो भी मेडिसिनल वैल्यू है उसकी। ठीक है, सैंडलवुड ऑयल, सैंडलवुड जो चंदन की लकड़ी है उससे हम सैंडलवुड ऑयल ऑब्टेन करते हैं, तो ये आपका सभी मेडिसिनल पर्पस यूज किए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये सभी, इन सभी का मेडिसिनल सिग्निफिकेंस है अलग एसेंशियल ऑयल्स का। ठीक है, तो ये आपके थे लिक्विड वेस्ट। उसके बाद थर्ड आपका है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में जो भी आपका वेस्ट होगा वो सॉलिड की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका टेनिन। टेनिन जो है ये हमें कहां से मिलता है, ये हमें ओक प्लांट से मिलता है। जो टेनिन हमें मिलता है ये हमें ओक ट्री से मिलता है। ठीक है, ओक ट्री से मिलता है और ये बार्क में, मतलब जो ओक ट्री की जो छाल होती है उसमें ज्यादा अमाउंट में हमें ये देखने को मिलेगा टेनिन। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में जो टेनिन है वो आपकी ओक प्लांट की जो छाल है उसमें देखने को मिलेगा। अब ये टेनिन का यूज क्या है, तो टेनिन के बारे में सबसे पहले आप समझिए कि टेनिन का जो टेक्सचर होता है वो बहुत बिटर होता है, कड़वा होता है। ठीक है, इसलिए इसे यूज करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ लेदर। मतलब कि जब लेदर का ट्रीटमेंट होता है ना तो उस समय हम क्या करते हैं, टेनिन को यूज करते हैं। और टेनिन का क्या काम है लेदर में, कि लेदर क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। ये कैसा है, दिस इज बायोडिग्रेडेबल। जो लेदर है ना ये बायोडिग्रेडेबल है। मतलब बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि अगर लेदर के कांटेक्ट में कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन हुआ तो ये इजिली सड़ जाता है, जल्दी सड़ जाता है। तो इससे बचने के लिए कि हमारा जो लेदर है ये डैमेज ना हो, ये खराब ना हो, तो इससे बचने के लिए हम इसे ट्रीट करते हैं टेनिन के साथ। क्यों, क्योंकि टेनिन कड़वा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, टेनिन की पॉलिशिंग से क्या होता है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया, फंगस और जो भी है, ये लेदर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते हैं और इस तरीके से ये जो टेनिन है इस लेदर को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस वजह से इन्फेक्शन इसमें लेदर में नहीं हो पाता है और जो लेदर है इसकी जो लाइफ है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है आपके लेदर की। तो इसलिए टेनिन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स क्या है, एक्चुअली ये ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स होते हैं। तो एल्केलॉइड्स इसमें स्पेशल एक इंपॉर्टेंट है क्विनाइन। ये जो क्विनाइन आप देख रहे हैं, ये क्विनाइन एक ड्रग है और इस ड्रग को हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बार्क, छाल से। किसकी छाल से, तो सिंकोना जो ट्री है इसकी छाल से हम ऑब्टेन करते हैं। तो सिंकोना जो ट्री है ना उसकी जो छाल है, उस छाल में ये जो क्विनाइन ड्रग है ये ज्यादा अमाउंट में स्टोर्ड रहता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो बार्क है उसका पाउडर बनाते हैं। पाउडर बनाने के बाद उसे मेडिसिन में यूज किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो क्विनाइन है ये मलेरियल ड्रग है। मतलब कि मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्विनाइन यूज किया जाता है। तो दिस ड्रग इज पर्टिकुलरली यूज इन ट्रीटिंग मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने में यूज किया जाता है दिस ड्रग क्विनाइन। तो इसका एक मेडिसिनल यूज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ये स्टोर कहाँ पे होते हैं प्लांट्स में। ठीक है, तो कहाँ स्टोर होते हैं, तो ओल्ड जाइलम। ओल्ड जाइलम में मतलब आपने देखा है जो रीजन्स हैं, जो गम्स हैं, जाइलम में जो डेड टिश्यूज होती हैं, जो ओल्ड जाइलम में जो डेड टिश्यूज हैं उनमें ये जो रेजिन्स एंड गम्स है ये स्टोर हो जाते हैं, या फिर अदर जो वेस्ट है वो भी स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ओल्ड जाइलम में स्टोर होंगे।
सेकेंड पॉइंट, ये सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर होंगे। वैक्यूल तो हमें पता है सेल ऑर्गेनेल है हमारी सेल का, और इस पर्टिकुलर वैक्यूल का काम ही होता है कि सब्सटेंसेस को स्टोर करना, ठीक है। तो सेलुलर वैक्यूल में आपका स्टोर होगा। नेक्स्ट आपके पत्तियों में आपने देखा है जो आपकी मैच्योर लीव्स होती है वो येलो हो जाती है, ठीक है, उनका जो कलर है वो डिस्कलर हो जाता है, ग्रीन से अलग कलर हो जाता है, येलो हो जाती है। तो उनमें भी क्या हो जाता है, वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है। ये जो वेस्ट है वो पत्तियों में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं कुछ समय बाद जब ये लीव्स मैच्योर हो जाती हैं तो इन पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो भी रिमूव आउट हो जाता है प्लांट से। नेक्स्ट है जो वेस्ट है वो आपके छाल में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो क्विनाइन है ये आपके बार्क में स्टोर है सिंकोना ट्री के, और अभी हमने एक और देखा था आपका टेनिन, ये भी बार्क में रहेगा, क्लियर। तो ये इनके स्टोरेज पार्ट्स थे कि प्लांट्स में कहाँ पे ये स्टोर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी वेस्ट फॉर्म होता है उसको बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, आई मीन प्लांट बॉडी से रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था पूरा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के बारे में। So here we have finished our first chapter, that is life processes. Okay students, so in the next video I will start the next chapter, that is the reproduction in organisms. Thank you.